अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो माइक्रोबायोलॉजी का जो है वो चैप्टर नंबर 1 है, जो कि है द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। The word microbiology is derived from the two Greek words micron means biology means the studying life। अब ये कह रहा है कि वर्ड माइक्रोबायोलॉजी जो है उसको दो ग्रीक वर्ड से हम हासिल करते हैं, दो ग्रीक वर्ड से बनाया गया। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है आपको? माइक्रो। माइक्रो का क्या मतलब होता है? छोटा यानी स्मॉल। बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब बायो मीन लाइफ, ओलॉजी का क्या मतलब है कि स्टडी करना। तो माइक्रोबायोलॉजी छोटे जानदारों को स्टडी करना या उनके मुतालिक इल्म हासिल करना। Hence, microbiology is the study of microorganisms and their activity। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से काम कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। इट इज कंसर्न्ड विद द फॉर्म। फॉर्म क्या होता है कि उसका किस किस्म की है, स्ट्रक्चर, उसकी साख्त क्या है, रिप्रोडक्शन किस तरह से वो अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब है कौन कौन से काम करेगा। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? एनर्जी जो है उसको या तो कोई चीज बनाई जाएगी नहीं या फिर कोई चीज तोड़ी जाएगी। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, और हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो भी माइक्रोब है, ये कोई भी बीमारी हो गई है तो वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किस माइक्रोब्स या किस छोटे जानदार की वजह से बीमारी हुई है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द नेचर। अब हम ये भी देखेंगे इसमें कि किस तरह से नेचर के अंदर या कुदरती तौर पे ये कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, कौन कौन सी सतहों के ऊपर पाए जाते हैं। देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ इनका किस तरह का ताल्लुक है। टू अदर लिविंग थिंग्स, या दूसरे जो जानदार हैं उनके साथ इनके इंटरेक्शन या इनका ताल्लुक किस तरह का है। द बेनिफिशियल एंड डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन द मैन। बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद, डेट्रीमेंटल का क्या मतलब होता है कि नुकसानदा। ठीक है, कि किस तरह ये इंसान के लिए फायदेमंद है और नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस, कि इनके अंदर कौन से जो है फिजिकल और केमिकल चेंज आ सकते हैं। दे मेक इन देयर एनवायरनमेंट एंड इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज, क्या कह रहा है कि ये सारी किस्म की चीजें जिसमें हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, उसकी रिप्रोडक्शन को, आइडेंटिफिकेशन को, किस तरह से नेचर के अंदर मौजूद हैं, किस तरह से इनका ताल्लुक है दूसरे जानदारों के साथ या ह्यूमन बीइंग के साथ, यानी एक आदमी की जिंदगी में किस तरह से वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं यानी फायदेमंद भी हो सकते हैं, और किस तरह उनके डेट्रीमेंटल इफेक्ट भी आ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी ये माइक्रोबायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनका जो इफेक्ट आ रहा है दूसरे जानदारों के ऊपर, उसको स्टडी करते हैं। Microbe is a term of tiny creatures that individually is too small to be seen with unaided eye। ठीक है, जो माइक्रोब्स हैं बेसिकली क्या है कि ये टाइनी क्रीचर्स हैं, बहुत छोटे छोटे जानदार हैं जो कि क्या करते हैं, आम आंख से जिनको हम नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। इसको एक वीडियो के थ्रू जो है क्लियरली देख लेते हैं कि बेसिकली इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है। Seems to be something on this bread. I wonder what it is. Aha! That's interesting. So, do you want to have a look? Come here, take a look. Wondering what they are? These are microorganisms. So, do you want to learn more about them? क्या कह रहे, उसने सिंपल एक ब्रेड ले लिया, ब्रेड को देखा माइक्रोस्कोप के जरिए से, तो उसके ऊपर क्या थे? छोटे छोटे जानदार थे। उन छोटे जानदारों को क्या कह रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Zoom in! There are some living organisms that cannot be seen with bare eyes and can only be visible with a powerful microscope. These
तो क्या कह रहा है कि इसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें माइक्रो स्कोप चाहिए, उसके जरिए ही हम इसको देख सकते हैं। Organisms are called microorganisms or microbes. There are 5 types of living microorganisms. Fungi, ये फंगस की पहले एग्जांपल है, ये भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको क्या कहते हैं, फंजाई। bacteria, नेक्स्ट है जी बैक्टीरिया, viruses, फिर है वायरस, algae, फिर है एल्गी, and protozoa. फिर है प्रोटोजोआ। Most fungi feed through microscopic threads called hyphae. तो ये जो है ये बेसिक टाइप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रोब्स इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस, आर्काई, फंजाई, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, रेक्टिसिया। ये बेसिकली क्या है, ये डिफरेंट किस्म के टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसने एग्जांपल्स बताई हुई हैं। नेक्स्ट है थर्मो एसिडोफाइल, बेसिकली क्या, थ्राइव इन द सुपर हॉट सुपर एसिडिक कंडीशन द रेड स्टफ ऑन द रॉक्स। बेसिकली क्या करे, सुपर हॉट के बहुत ज्यादा गर्मी में पाए जाएंगे, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, और सुपर एसिडिक क्या कि बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में होंगे, यानी जो बेसिक आपकी जो पीएच है वो कितनी होती है, नॉर्मल 7 होती है, 7 से नीचे वाली क्या होती है, एसिडिक। जितनी कम पीएच होगी यानी 1 और 2 में क्या है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो इस पे जो जानदार जो थे वो पाए जा रहे थे, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर किन कहाँ मौजूद थे, ये रॉक्स के ऊपर। तो उनको हमने क्या नाम दिया, थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो मतलब कि बहुत ज्यादा, थर्मो मतलब हॉट, एसिडो यानी एसिडिक एनवायरनमेंट में होंगे, फाइल मीन जानदार। नेक्स्ट है द ये बेसिकली इसने एग्जांपल की कोड की है आर्काई के। आर्काई जो थे ये प्रिमिटिव थे, ठीक है, पहले जमाने में जो सबसे पहले जो डिस्कवर हुए थे वो आर्काई थे, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए थे किसके ऊपर से, रॉक्स के ऊपर से। History of the microbiology. In 1665, Robert Hooke, an English scientist, gave description of the microorganisms and its uses, and he did not invent it. He described a slice of cork and suggested that the cork was composed of compartment which he called cells. तो क्या बात करें कि 1665 में रॉबर्ट हुक, जो कि एक इंग्लिश साइंसदान था, उसने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को का इस्तेमाल किया था। उसने इन्वेंट नहीं थी की, बल्कि उसका इस्तेमाल किया था। उसने क्या किया कि उसने कॉर्क ली, ठीक है, समझ लो कि एक छत्ते की तरह की, उसके अंदर छोटे छोटे, जैसे भीड़ का छत्ता होता है तो उसके अंदर भी क्या होता है, छोटे छोटे से हाने होते हैं। उसको लिया, फिर उसने क्या किया कि उसने देखा कि ये तो बहुत छोटे छोटे हाने इसके अंदर बने होते हैं, और इन हानों को उसने क्या नाम दिया था, सेल का। The discoveries of the Hooke and the other scientists showed that microscope is an important tool for the discover of secrets of life. अब उसने क्या किया, इसने यूज बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल क्या है। अब इसने और बहुत सारे दूसरे साइंसदान जो कि उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम बना लें, सॉरी माइक्रोस्कोप अगर हम बना लें, तो हम जिंदगी के मुतालिक बहुत सारी चीजें जान सकते हैं कि कौन कौन से जानदार हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं। लेवन हुक एक साइंटिस्ट था, इसकी भी थोड़ी सी वीडियो देख लेते हैं, फिर हम जो है ना इसको डिटेल से भी डिस्कस कर लेंगे। Then they pronounce it with a V. Hoek. Leeuwenhoek. इसका नाम था Antonie van Leeuwenhoek. He was a haberdasher in the city of Delft in the Netherlands. And why his curiosity found an outlet in microscopes that is just lost to history, we really don't know. The quality of his microscope क्या was किया था, superb. इसने He made some microscope बनाया 500 था। of these small instruments, and only a few of them he showed to visitors. He never told anyone how he made his और किस तरह से उसने जो माइक्रोस्कोप था वो किस तरह से उसने बनाया, उसने इसका तरीका जो है किसी को भी नहीं lenses. बताया था। Robert Hooke in England, he wrote this wonderful book, Micrographia. The first observations of the small world with lenses. One of the first things that Leeuwenhoek did was look at things that Hooke had looked at. There was a stinger of a bee, leg, I believe, of a louse. ठीक है, जो बी थी, ठीक है, उसका जो स्टिंग होता है यानी उसका जो डंक होता है, सबसे पहले इसने क्या किया कि जो हनी बी थी या हनी बी की जो शहद की जो मक्खी होती है, उसका जो डंक था उसको क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया।
ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को उसने देखा। फिर उसने एक क्या किया, एक किताब लिखी थी इसके ऊपर। तो क्या किया, इसे सारी जितनी भी इसकी डिटेल थी या जितनी भी डिस्कवरी थी, जो जो इसको नॉलेज पता चला, उसने अपनी सारा कुछ जो है वो बुक के अंदर लिख दिया था। Leeuwenhoek revealed his description of the microscope in 1670 by the invent of his simple and single lens microscope. क्या किया उसने, डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में उसको इन्वेंट किया था, किस तरह एक सिंपल और एक सिंगल लेंस यानी एक लेंस वाली माइक्रोस्कोप बनाई जा सकती है। In 1674, he called tiny microorganisms as animalcules, that which was a term used for the microorganism by him. He outlined the structural detail of the familiar protozoa and paramecium and amoeba, and he died in 1723. क्या किया उसने कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए थे उसको नाम क्या दिया, एनिमॉलिक्यूल्स का। ठीक है। अब ये क्या थे कि उसने ये टर्म इस्तेमाल की। फिर उसने स्ट्रक्चर बताया कि प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, अमीबा का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ये बेसिकली क्या है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम है कि चूंकि इसने एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया और उनके स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया कि इसकी साख्त इस तरह की है, ये इस तरह का बना होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से उसने डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर बताए थे। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। The science of microbiology includes the study of microorganisms, algae, bacteria, rickettsia, protozoa, fungi, yeast and viruses. अब इसमें क्या होता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि पहले भी उसने बताया था, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। Without the harmless organism which convert the complex material into simple substances, life would be uncertain. अब क्या कह रहा है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह, इनका काम क्या होता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ना होते ये वाले, तो क्या होगा, इससे फिर कॉम्प्लेक्स जो माइक्रो मटेरियल है वो सिंपल में कन्वर्ट नहीं होगा और उसको हम फिर जज़ब नहीं कर सकते, क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह ही हैं। अब कोई चीज अगर मर गई, गल सड़ गई है, तो उसमें क्या होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, उसको उसकी जो कॉम्प्लेक्स चीजें थी उसकी तोड़ फोड़ करेंगे, उससे जो इंग्रेडिएंट हमें मिलेंगे वो या तो सॉइल के अंदर जो है वो जज़ब हो जाएंगे, ठीक है, मट्टी के अंदर जज़ब हो जाएंगे। वो मट्टी से फिर क्या बनेगी, सब्जियां वगैरह बनेगी, और सब्जियां वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे और हमें वो सारे जो न्यूट्रिएंट थे, जो ग़िज़ाई अज्जा थे, वो मिल जाएंगे। Interest in how microorganism affects human existence has been the foundation of microbiology. अब ये जानना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से इंसानों को अफेक्ट कर सकते हैं, उस ये बेसिकली ये मेन हमारी फाउंडेशन है, यानी बुनियाद है माइक्रोबायोलॉजी की। यानी क्या कह रहा है कि जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके अंदर हम मेनली किस चीज को देखते हैं कि किस तरह ये इंसानों की जिंदगी पर असरअंदाज हो रहे हैं। द फर्मेंटेशन ऑफ द फ्रूट जूस एंड द सोरिंग ऑफ द मिल्क आर नेचुरल process long known to the man, yet why these changes occurred were unknown until Pasteur in the last part of 19th century showed a skeptical word that yeast and bacteria convert the sugar to the alcohol and the acids. क्या कह रहा है कि फर्मेंटेशन, यानी जो आपने कभी एप्पल देखा हो, अगर एप्पल बाहर पड़ा रह जाएगा तो वो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो ब्राउन कलर का हो जाएगा बाहर से। इसकी क्या वजह है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है, फंगस आना शुरू हो जाती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हम ये चीजें जो पहले जो लोग थे वो चीजें ऑब्जर्व तो करते थे कि ये खराब हो गया, सेब जो खराब हो गया, जो दही वगैरह था, ये सारी चीजें बनाते थे, ये सारी फर्मेंटेशन से ही बनते हैं। फर्मेंटेशन कौन करा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये सारे जो काम हो रहे थे वे पहले नेचर में हो तो रहे थे, लेकिन इसकी वजह क्या थी वो मालूम नहीं थी। तो फिर साइंसदानों ने क्या किया, इसकी वजह तलाश की। तो वजह क्या निकली कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे जानदार मौजूद होते हैं जो कि ये सारे काम करते हैं।
पास्टर ने भी क्या कहा था कि जो शुगर है उसको हम अल्कोहल या फिर एसिड वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज हैड अ डिसाइसिव रोल इन शेपिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री. अब क्या होगा कि इससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री है उसको शेप अप करेंगे, क्योंकि हर एक जानदार जो है उसकी जो जिंदगी है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रही है. The growth of pharmaceutical industry in the recent decades has been paralleled by the rising standard of further product quality and more rigorous regulation of manufacturing procedures. अब ये कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है कि हम क्या करते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है. अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पे दवाइयां बनाई जाती है. अब इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, जब भी आपने कोई भी दवाई बनानी है तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी डस्ट है, सॉइल है, मट्टी वगैरह हर एक चीज से बचा के दवाई बनानी है, ताकि उसके अंदर कोई भी ऐसा पार्टिकल, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना चला जाए. तो ये रिगोरस रेगुलेशन क्या होता है, रिगोरस का मतलब होता है केयरफुल. ठीक है, रिगोरस का क्या मतलब है, एक्सट्रीमली थारो एंड केयरफुल. हम ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी सॉइल है या फिर कोई मिट्टी वगैरह है वो जो है वो उसमें ना जाए. ठीक है, तो दवाई जो आपकी बने वो 100% क्या हो, सेप्टिक एनवायरनमेंट, यानी जो है वो ऐसे एनवायरनमेंट में बने कि जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद ना हो. क्योंकि देखिए अगर आप इंजेक्शन वगैरह जब बन रहे होते हैं, अगर उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाता है तो वो सीधा कब कहाँ पे जाएगा, आपके ब्लड के अंदर, वेन यानी खून की नाली के अंदर लगता है ना इंजेक्शन, तो क्या होगा, सीधा आपके ब्लड के अंदर चला जाएगा. जब ब्लड के अंदर चला जाएगा तो खून के अंदर जाके वो क्या करेगा, बीमारी फैलाने का बाइस बन सकता है. नेक्स्ट है for a sterile product, criteria for of quality is simple. There should be no living detective microorganism whatsoever. अब क्या कह रहा है कि कोई भी जो स्टीराइल प्रोडक्ट है, उसका स्टीराइल प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं, ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद ना हो. ये बात याद रखें, जितनी भी आपकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जिसमें इंजेक्शन है या आंखों में डालने वाले ड्रॉप्स हैं, ये सारी की सारी जो है 100% स्टीराइल होती हैं कि इनके अंदर कोई भी एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होना चाहिए. The product should they be able to pass a test for sterility. उनके क्या की जाती है, sterility testing की जाती है, and knowledge of the procedure and interpretation of the result of such test is an important aspect of pharmaceutical microbiology. यानी क्या कह रहा है कि हम जब वो इंटरप्रिटेशन कराते हैं, जब वो हम रिजल्ट देखते हैं, हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद नहीं है, तो ये हम, अब ज़ाहिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमें पता होगा, उसके पूरे कॉन्सेप्ट का पता होगा, किस तरह ये काम करते हैं, इनको किस तरह से मारा जाता है, तो किस तरह से खत्म किया जाता है, तो ये सारा हमें पता होगा, तभी हम एक स्टीराइल जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं. जब आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही नहीं पता होगा तो किस तरह से फिर जो है वो आप उनको किल कर सकते हो. जब तक उसके स्ट्रक्चर फंक्शन का नहीं पता तब तक हम उसको मारने के भी कोई तरीके नहीं इजाद कर सकते. तो बेहतर है कि इसका पूरा नॉलेज, इसका पूरा इल्म हमें हो. Next, disinfection and the properties. It is obvious the medicine contaminated with potentially pathogenic disease-causing microorganisms are a safety hazard. So medicine administered by vulnerable routes, injection or to vulnerable area of the body are manufactured as steroid product. जैसे कि मैंने पहले आपको पहले ही बता दिया कि जो इंजेक्शन है और जो आपकी आंखों में डालने वाली जो मेडिसिन है उसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मिक्स. ठीक है, आंखों में जो मेडिसिन डलती है उसको कहते हैं ऑप्थेल्मिक्स. तो ये दोनों जो है वो आप स्टीराइल बनाएंगे ताकि किसी भी किस्म का इन्फेक्शन ना हो और नुकसानदायक इफेक्ट ना आए. Disinfection and the property of the chemicals. Biocides. Biocides अब क्या होते हैं, बायो का क्या मतलब है, लाइफ, और साइड मीन जो कि उसको किल करता है. A biocide is defined as European legislation as a chemical substance, a microorganism intended to destroy, deter, render harmless or exert a controlling effect on a harmful organism. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा केमिकल जिसके इस्तेमाल से आप नुकसानदा
जानदार को मार सकते हैं। ठीक है, नुकसानदार क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोई, उसकी वजह से बीमारी फैल रही है, तो क्या करेंगे हम ऐसे केमिकल या ऐसे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे जो जाके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक करें जो कि हार्मफुल है, जिसको हम मारना चाहते हैं। तो ऐसी चीजें जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती हैं, वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, वो कोई भी केमिकल भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें जो भी कोई भी नुकसानदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोसाइड्स। नेक्स्ट है यूज एज एन एंटीसेप्टिक्स, disinfectants and preservative are the subjects of which a pharmacist and the other person responsible for the manufacturing of medicine should have a knowledge both from the perspective of biocide use in product formulation and manufacture, and because the antiseptics and disinfectants are pharmaceutical products in their own right. Disinfection, अब ये कह रहा है कि जो डिसइंफेक्शन हम कराते हैं या बायोसाइड जो हम इस्तेमाल कराते हैं उसके लिए हम एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, डिसइंफेक्ट, ये बेसिकली वही चीजें, ऐसी चीजें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे, उनका सफाया कर देंगे। जैसे घर में अगर आप लगाते हो फिनोल का जो पोछा लगाते हो, उसमें क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है बेसिकली। तो ये फिनाइल का, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं, जरासीमों से बचाती हैं। आर सब्जेक्ट टू विच, जैसे अब डिटोल है तो डिटोल भी क्या है, एक डिसइंफेक्टेंट है। फार्मासिस्ट अंदर पर्सन रिस्पांसिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिन। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि जो भी बंदा जो है वो इस को बना रहा है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बना रहा है, तो उसने क्या करना है, इन चीजों का खास ख्याल रखना है कि जिस एरिया में ये सब कुछ बन रहा है, ब्लड सपोज के आपने इंजेक्शन बनाने हैं, तो आपने क्या करना है कि उस पूरी कमरे की जो सफाई वगैरह होगी, उसके फ्लोर्स को डिसइंफेक्टेंट्स एटसेट्रा से साफ कर लेना है। Injections are also subjected to a test for pyrogen. These are substances that causes a rise in the body temperature when introduced into the body. अब basically pyrogens होते क्या हैं? Pyrogens are the fever-inducing substances usually derived from the microorganism, and when present systemically sufficient quantity can lead to severe signs of inflammation. अब क्या कह रहा है कि पायरोजिन बेसिकली सिंपल वर्ड में बोलो तो फीवर इंड्यूसिंग एजेंट है, ऐसी जानदार या ऐसी चीजें जो कि क्या करती हैं, बुखार पैदा करती हैं, बुखार काज करती हैं। अब ये क्या होगा, इससे इंफ्लेमेशन भी हो सकती है, इससे शॉक भी हो सकता है, इस ठीक है, तो इसके डिफरेंट किस्म के इफेक्ट जो हैं वो आ सकते हैं। अब कौन कौन सी किस्म के जो है वो पायरोजिन्स जो हैं वो मौजूद हैं नेचर के अंदर, इसमें देखें आपके पास एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंडोटॉक्सिन की इसने एग्जांपल इस्तेमाल की है, एनवायरमेंटल पार्टिकल है, यीस्ट और मोल्ड्स हैं, फिर वायरसेस हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लिपोटिकोइक एसिड। तो ये सारे क्या हैं, ये बेसिकली क्या है, पायरोजिन्स हैं। अब पायरोजिन्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट किस्म के टेस्टिंग एटसेट्रा के लिए भी। तो ये देखें कि इसमें हम क्या करते हैं कि जितने किस्म के भी पायरोजिन है उसको हम रैबिड पायरोजिन टेस्ट करते हैं, लिटमस एमीबोसाइट लाइजेट टेस्ट करते हैं, सॉरी ये लाइमोलस है, मोनोसाइट एक्टिवेशन टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये सारे टेस्ट क्या हैं, जब भी आप अपने कोई इंजेक्शन हम इंडस्ट्री में बनाते हैं या फिर कोई आंखों के लिए जो ड्रॉप्स बनाते हैं, कोई भी आंखों के और प्रोडक्ट बना रहे हैं, इमल्शन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो ये सारी जब हमने प्रोडक्ट बनाई है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पायरोजिन टेस्टिंग करते हैं कि कहीं ये वाली जो दवाई जो हम बना रहे हैं ये जिस्म के अंदर जाके कोई हार्मफुल इफेक्ट ना कर दे, बुखार ना काज कर दे, उसे बुखार भी हो सकता है, शॉक भी हो सकता है। और ये क्या कह रहे हैं कि ऐसी तमाम चीजों से यानी पायरोजिन एटसेट्रा से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए हम जितने भी हमारी प्रोडक्ट हैं जिनको हमें स्टीराइल बनाना है, यानी जरासीमों से पाक करना है, तो उसके ऊपर ये टेस्टिंग पहले करेंगे कि इसके अंदर कहीं पायरोजिन्स मौजूद तो नहीं है। स्टीराइल मेडिसिन में बी मैन्युफैक्चर्ड बाय टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज। इसको हम दो स्ट्रेटजी से बनाते हैं। द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रेफर्ड ओपिनियन टू मेक द प्रोडक्ट पैक इट इज फाइनल कंटेनर, स्टेरलाइज इट बाय द हीट, रेडिएशन आर द अदर मींस। क्या कह रहे हैं, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो या तो आप जो फाइनल कंटेनर मतलब आपने जो भी इंजेक्शन है उसको जब स्टीराइल करना है
तो आप क्या करोगे, इंजेक्शन को जब पूरी बन गया इंजेक्शन तो उसको हम क्या करें, उसकी स्टेरिलाइजेशन करते हैं। एक तो ये प्रोसेस है, एक ये होता है कि जितना जो जो कुछ भी इस्तेमाल हुआ है उस इंजेक्शन को बनाने के लिए, जितना भी रॉ मटेरियल, जितनी जो भी चीज हमें चाहिए थी, वो उन सारी चीजों को आपने स्टेलाइज करना है और एंड पे प्रोडक्ट को भी स्टेलाइज करना है। इसमें आप हीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, रेडिएशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या दूसरे भी जितने भी तरीके हैं। ये स्टेलाइजेशन आगे आएगा, वो हम पढ़ेंगे भी डिटेल से कि कौन कौन से इसके तरीके हैं। The alternative is to manufacture the product from the sterile ingredient under conditions that do not permit the entry of contaminating microorganisms. क्या कह रहा है कि ऐसे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने हैं जो कि क्या हो, स्टीराइल हो, ठीक है, जिनको हमने स्टीराइल बना लिया है, और उससे क्या होगा कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी प्रोडक्ट के अंदर या हमारी मेडिसिन के अंदर दाखिल नहीं होगा। Spoilage of medicine as a result of microbial contamination, although obviously undesirable, has as its main consequence financial loss rather than ill health on the part of the patient. क्या कह रहा है कि अगर तो मेडिसिन खराब हो जाती है, देखें अगर जब भी ये मेडिकल स्टोर वगैरह पे जब चेक करने आते हैं तो वो ये देखना होता है हमने मेडिसिन के अंदर कोई कीड़े शीड़े नीचे तो नहीं बन गए, या मेडिसिन जो है वो खराब तो नहीं होगी। कई दफा होता है मेडिसिन सवाई सस्पेंशन के वो तो अलग ही होता है कि मेडिसिन के इंग्रेडिएंट अलग होने शुरू हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टीराइल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट भी खराब नहीं होगी। तो इन अब क्या कह रहा है कि अगर आपने इस तरह की मेडिसिन ले रही है तो जाहिर है आपने अब वो इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, ये मेडिसिन तो खराब है, तो क्या होगा, आपके पैसे जो है वो खर्च हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि क्या करें, जो जितनी भी मेडिसिन बनेगी वो क्या करनी है, हमने स्टीराइल इन्वायरमेंट के अंदर बनानी है, ताकि आपके जो रिसोर्सेज हैं जो आप मेडिसिन के ऊपर लगा रहे हो वो भी बच सके। ठीक है, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।